नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक मंच लाल किला। सुबह का सुनहरा प्रकाश, तिरंगे की शान और देश भर में टेलीविजन चैनलों पर लाइव प्रसारण। यह वो क्षण होता है जब प्रधानमंत्री से देश की जनता न केवल प्रेरणा बल्कि भविष्य की स्पष्ट दिशा की भी उम्मीद करती है। परंतु इस बार मंच पर खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के शब्दों में ना तो जोश था ना नई दृष्टि थी। वह दृष्टि जिसने 2014 में उन्हें नायक बना दिया था। इस बार के भाषण में वही अधिकतर पुरानी कहानियां, बार बार दोहराए गए नारों और अधूरे वादों का मिश्रण था। मेरे निगाह में एक थके हुए प्रधानमंत्री का औपचारिक भाषण। सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। कई लोगों को इस पर आशंकाएं होती है, बहुत स्वाभाविक है। जिनको आशंका होती है वो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम लक्ष्य लेकर के चले हैं और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं हैं, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले लोग। नोटबंदी की बात आई, दुनिया को आश्चर्य हुआ था, यहां तक लोग कह रहे थे अब मोदी गया, लेकिन नोटबंदी में 125 करोड़ देशवासियों ने जिस धैर्य को दिखाया, जिस विश्वास को बताया, और उसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन, और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। और भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रभक्ति, संविधान, एकता, आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति जैसे ऊंचे आदर्शों से की। उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया, संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित किया। लेकिन शब्दों के पीछे छिपी वास्तविकता बार बार मुझ तरीके श्रोताओं के मन में सवाल खड़ी करती रही। जिस संविधान की वे बात कर रहे थे, उसी कालखंड में अदालतों से लेकर सड़कों तक संवैधानिक मूल्यों पर हमले की शिकायतें हो रही हैं। जिस एकता की वो दुहाई दे रहे थे, उसी दौरान उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषणों में विभाजनकारी संकेत अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। भाषण का सबसे दिलचस्प पहलू था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की प्रशंसा। यह अप्रत्यक्ष प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन का नाम लिए बिना की।
उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अनुशासन और संगठन कौशल की तारीफ यह कहते हुए की कि राष्ट्र की आत्मा तभी मजबूत होती है जब समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जिए। उनके इस इशारे को राजनीतिक विश्लेषण संघ के लिए संदेश मान रहे हैं, एक तरह से आभार प्रकट करना और साथ ही अपने राजनीतिक आधार को मजबूत रखना। लेकिन यह भी सच है कि प्रधानमंत्री ने जिन मूल्यों की चर्चा की, उन्हीं मूल्यों के नाम पर पिछले वर्षों में धार्मिक ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यकों पर हमले और सामाजिक तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों बड़ी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व में तनाव बढ़ गया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री ने आरएसएस को अपील करने के लिए इस बार के अपने संबोधन में संगठन की तारीफ की। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। बहरहाल प्रधानमंत्री का भाषण नीतिगत दृष्टि से बहुत नया नहीं है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, मुद्रा योजना, ये सभी नारे और योजनाएं पहले भी उनके भाषणों में अनेक बार हम सुन चुके हैं। सवाल यह उठता है कि 11 साल के लंबे शासन के बाद भी अगर इन्हीं पुराने नारों को नए पैकेज में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या यह शासन की उपलब्धियों की कमी को छुपाने का प्रयास है? उदाहरण के लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए यह स्वीकार किया कि भारत खाद्य और कुछ जरूरी वस्तुओं के लिए अभी भी विदेशों पर निर्भर है। यह स्वीकारोक्ति स्वयं उनके पिछले दावों से टकराती है। प्रधानमंत्री पहले कई बार यह दावा कर चुके हैं कि वी आर अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड, जिसे हम कह सकते हैं, आत्मनिर्भर राष्ट्र है। आर्थिक मोर्चे पर भी भाषण अधिकतर घोषणात्मक था। ठोस आंकड़ों और उपलब्धियों की बजाय भावनात्मक अपीलों पर आधारित मोदी ने जीएसटी सुधार और आयकर कानूनों में बदलाव की घोषणा को दिवाली गिफ्ट बताया है, जबकि विपक्ष इसकी मांग वर्षों से करता आ रहा है। व्यापार घाटे की हकीकत विशेषकर चीन के साथ उनके आत्मनिर्भर भारत के दावे को कमजोर करती है। आपको पता होना चाहिए 2014 में 37 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, जो 2024 में 100 अरब डॉलर से भी ऊपर चला गया है, जो इस पूरे दौर में चीन पर हमारी बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के भाषण में सुरक्षा और भारी खतरों के मुद्दे को भी जोड़ दिया गया। उन्होंने घुसपैठियों को भारत की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश का हिस्सा करार दिया। यह मुद्दा भी नया नहीं है, वर्षों से इसे चुनावी मंचों पर उछाला जाता रहा है। लेकिन सवाल वही है, अगर यह इतना गंभीर था तो 2014 से अब तक इसके समाधान की क्या ठोस प्रगति हुई? इसके बजाय यह मुद्दा फिर से भावनात्मक ध्रुवीकरण का औजार बनता लगता नजर आ रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर चीज में भावनाओं को उभारना आखिर कब तक? प्रधानमंत्री का यह कहना कि वे नियम बदलने के लिए तैयार हैं और लोग उनसे संपर्क करें, सीधे संपर्क करें। 11 वर्ष के शासन के बाद ये बात सुनने में विडंबना जैसी लगती है। आखिर अब तक उन नियमों को बदलने में क्या अड़चन थी? यही बात मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों पर भी लागू होती है। ये सारे नारे प्रधानमंत्री के दिए हुए हैं, जिनको बहुत सारे लोग जुमला करार देते हैं। क्या इन्हें महज नारों से आगे ले जाने के लिए कोई ठोस संरचनात्मक सुधार हुए हैं? मेरी दृष्टि में
ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिलाओं पर फोकस किया, महिलाओं के सशक्तिकरण का भी उन्होंने जिक्र किया, परंतु यह दावा करते हुए कि किसी का ध्यान भी नहीं गया महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों पर, प्रधानमंत्री ने इतिहास को नजरअंदाज कर दिया। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ऐसा करने में मास्टर है, बेस्ट परफॉर्मर है। महिला समूह और सहकारी आंदोलन दशकों से सक्रिय हैं और इन्हें बढ़ाना और इनको बढ़ावा देने में अनेक पूर्व की सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह प्रवृत्ति पिछली सरकारों के योगदान को कम करके आंकना और अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना प्रधानमंत्री के राजनीतिक भाषणों में लंबे समय से हम होता देख रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र के नाम संबोधन, वह भी 15 अगस्त के दिन, एक राजनीतिक भाषण ही नजर आता है जिसमें दृष्टि का बड़ा अभाव है। एक और रोचक पहलू यह भी था कि मोदी ने राम मंदिर और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को नई राष्ट्रीय चेतना का आधार बताया है और यहां तक कि गंगा जल पड़ोसी देशों तक ले जाने का उल्लेख भी किया। मेरा मानना है और बहुत सारे आलोचकों का मानना है, विज्ञान, तकनीक और उद्योग में प्रगति के दावों के बीच यह सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों पर अत्यधिक जोर नीतिगत प्राथमिकताओं को लेकर मिश्रित संदेश देता है। आखिर हमारी केंद्र की सरकार क्या चाह रही है? हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होगी? क्या हम इन सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को आगे रखकर प्रगति पथ में चलने की बात कर रहे हैं या साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर? बहरहाल उनका भाषण सुनते हुए यह महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी ही बनाई राजनीतिक छवि के बोझ तले दब चुके हैं। 2014 में दोस्तों, जो ऊर्जा, नया दृष्टिकोण और साहसिक घोषणाएं थी, वे अब थकान, रक्षात्मक रवैये और पुराने नारों के पुनर्उपयोग में बदल चुकी है। और गौर कीजिएगा, ये थकान केवल शारीरिक नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक भी प्रतीत होती है। ऐसा मुझे लगने लगा है कि मानो वे जानते हों कि उनके पास दिखाने को नई उपलब्धियां हैं नहीं और पुराने वादों का हिसाब बाकी है। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हिसाब देना पसंद नहीं करते हैं। इसका उदाहरण है पिछले 2014 से अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना होना, प्रधानमंत्री का पत्रकारों से परहेज करना। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा को भी अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। एक ओर यह उनके वैचारिक स्रोत से जुड़ाव की पुनः पुष्टि है, तो दूसरी ओर मौजूदा राजनीतिक हालात में समर्थन मजबूत करने की रणनीति मुझे प्रतीत होती है। संघ और मोदी के रिश्तों में पिछले वर्षों में जो सूक्ष्म तनाव देखने को मिले थे, जो अब विशाल हो गए हैं, विकराल हो गए हैं, यह भाषण उन्हें पाटने का एक प्रयास हो सकता है। कुल मिलाकर 15 अगस्त का यह संबोधन देश के लिए, देश की जनता के लिए प्रेरणादायी कम और औपचारिक अनिवार्यता अधिक मुझे महसूस हुआ। मैं कह सकता हूं, एक थके हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उम्मीदों का विशाल आकाश रचा था, अब उसी आकाश के नीचे पुराने नारों और अधूरे वादों की छाया में खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में जोश से अधिक थकान और दृष्टि से अधिक दोहराव झलक रहा था। यह भाषण आने वाले समय में शायद किसी बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में याद न रखा जाए, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि सत्ता में लंबे समय तक बने रहना और निरंतर नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र को प्रेरित करते रहना दो बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। और आप जानते हैं, इन दिनों दिल्ली के सत्ता गलियारों में नाना प्रकार की चर्चा, नाना प्रकार की अफवाहों का दौर गर्म है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल होने के बाद पद त्याग कर संभवतः राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ये सारी कयासबाजियां हैं। इन पर बात ना करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे प्रधानमंत्री जी के भाषण में नजर आई, वह थी उनके चेहरे में झलक रही थकान और उनकी बातों में झलक रहा निराशा का भाव। कोई नयापन नहीं। अब ये संकेत जो 15 अगस्त के दिन मैंने महसूसा है और मेरे जैसे बहुतों ने महसूसा है, आगे चलकर कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाने वाला है, यह भविष्य के गर्भ में छुपा है।